आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। एक प्यारी सी छोटी सी छुट्टी बिताए अपने फैमिली के साथ केप टाउन से लौटा। बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद दी। अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी। बेंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा खुलेआम सड़क पर। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बेंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर से धार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है। बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हाँ, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना तो उसे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखे एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। जो आपने सुना काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बेंगलुरु में नए साल की शाम 2 घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ बदसलूकी की। वो ना तो पहली है ना आखिरी। ना ये अकेला शहर है जहां ये हुआ है, पहला देश भी नहीं है, लेकिन हमारा देश है, हमारे शहर है, हमारे अपने हैं, हम हैं। इसलिए इस तरह के हमलों को रोकना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। हर स्टीरियोटाइप फेल हो जाता है, कोई सबक काम नहीं आता। बेंगलुरु हो या दिल्ली, दोनों ही जगहों पर महिलाओं के साथ हुए मामले बार बार वही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों हमारी सोच नहीं बदल रही? अपनी बच्चियों को हम महफूज क्यों नहीं रख पा रहे? सुरक्षा तंत्र क्यों इतना खस्ताहाल है? क्यों सत्ता में बैठे बेअसर बने रहते हैं? पहले बात बेंगलुरु की, जहां के कमनहल्ली इलाके में नए साल के जश्न की रात एक लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में अब जाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई। अब पुलिस का दावा है कि वो असली गुनहगारों तक पहुंच गई है। जब दबाव बढ़ा तब जाकर खुद बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। And when we saw the video, I felt that I don't need to talk to the victim at all. It was a clear case of molestation and groping, robbing, and maybe much more. We did not waste our time to look for the victim or contact her. We suo motu registered the case because what had been shown on the video convinced us beyond all possible doubt that this was a heinous crime. We registered the case on 3rd, and I'm glad to announce that we have successfully arrested 4 persons out of total 6 persons who were involved in this heinous act. तो यहाँ 4 की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर हुए मास मॉलेस्टेशन को लेकर
पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इधर कर्नाटक सरकार 2 महीने में शहर में 550 सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कह रही है। नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और फिर ये सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक महिला के साथ 2 लोग 20 सड़क पर छेड़छाड़ करते दिख रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने 2 महीने के अंदर बेंगलुरु में 550 सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। हालांकि प्रोजेक्ट पूरा होने पर कैमरों की तादाद 5000 के आसपास होगी। हम 550 कैमरे 2 महीने के अंदर लगाएंगे। साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 5% से बढ़ाकर 20% तक कर देंगे। इन सब के बीच अब भी ब्रिगेड रोड पर हुए कथित मास मोलेस्टेशन को लेकर पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। तकरीबन 50 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बावजूद ऐसा कोई वीडियो अब तक नहीं मिला है जिससे आरोपों की पुष्टि हो। हमने अपनी तरफ से जांच शुरू की है, लेकिन मैं मीडिया से अपील करता हूं कि वो इस मास मोलेस्टेशन के कोई भी वीडियो हो या पिक्चर्स हो तो हमें दें, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। सरकार ने शहर को और सुरक्षित बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने का फैसला किया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी कोशिश भी होनी चाहिए ताकि लोगों में कानून के लिए सम्मान बढ़े, साथ ही साथ कानून का डर भी और कन्विक्शन रेट भी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। वैसे नए साल के जश्न की रात बेंगलुरु ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी छेड़खानी की घटनाएं हुई। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक लड़की को परेशान कर रहे लोगों को जब पुलिस ने रोका तो उन लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि जिन पर आरोप लग रहा है वो नौकरी के लिए इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं और आसपास के ही इलाकों में पीजी या हॉस्टल में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक ये शनिवार की बात है जब कुछ लोगों ने जो नशे में थे पुलिस पर हमला किया। 4 लोगों के घायल होने की खबर है। हमने देखा जैसे किसी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है। सबसे फ्रंट में थे मैं और मेरे एएसआई रणधीर साहब। हम दोनों भाग गए, तो हमारे को देखा, हमने अपने बाकी स्टाफ को बोला, सारा लेडी स्टाफ भी था जो जेंट स्टाफ था। हम गए तो उसके बाद फिर वो भीड़ को तितर गया, वो हमारे को देख के भाग गई अंदर। उसके बाद कुछ देर बाद भी फिर हमने उनको समझाया, भाई इस तरह की हरकतें मत करो, किसी लड़की के साथ छेड़खानी मत करो, या कोई अगर तुम लोगों ने एंजॉयमेंट करना है तो लेकिन वो सीमित तरीके से करो। ऐसा नहीं किसी को ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना करो, आती जाती लड़कियों पर किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत पैदा मत करो जो कल को तुम्हारे लिए भी दिक्कत हो। ठीक। उसके बाद 4-4, 5-5 का ग्रुप आता है। आगे उससे आगे चावला रेस्टोरेंट है। चावला रेस्टोरेंट की तरफ से फिर 2-4 पत्थर आते हैं। हम थोड़ा एक साइड हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही फिर पथराव ज्यादा शुरू हो जाता है तो हम भाग गए अपना यही जो पुलिस बूथ है हमारा, इसमें आते हैं। दिल्ली और बेंगलुरु की घटनाओं के बारे में हमने जानकारी ली। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में देश में क्या हालत है, ये जानने के लिए हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2015 की ताजा रिपोर्ट को खंगाला। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं कुछ कम हुई हैं। 2014 में जहां ये 3,37,922 थी, वहीं 2015 में ये 3,27,394 रह गई हैं। इससे पहले 2011 से जो ट्रेंड देखने को मिला उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ती दिख रही थी। 2015 में बलात्कार के मामलों में भी करीब 5.7 की कमी देखी गई। 2014 में 36,735 की तुलना में 2015 में ये 34,651 दर्ज की गई। गैंगरेप के मामलों में भी गिरावट आई। 2014 में ये 2,346 थे तो 2015 में ये 2,113 रह गए। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अन्य यौन अपराधों में 2.5% की तेजी देखी गई। महिलाओं की अस्मिता को भंग करने के मकसद से किए गए हमले बढ़े हैं। 2014 में ये 82,235 थे तो 2015 में ये बढ़कर 84,222 हो गए। इन मामलों में यौन हमले, यौन शोषण, पीछा करना वगैरह शामिल हैं। महिलाओं के अपहरण के मामलों में भी तेजी देखी गई। 2014 में इसके 57,311 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2015 में ये बढ़कर 59,277 हो गए। अगर देश के बड़े शहरों की बात करें तो समझ में आता है कि दिल्ली और बेंगलुरु में महिलाओं के खिलाफ अपराध इतने क्यों बढ़े हैं।
देश के 53 बड़े शहरों में दिल्ली पहले स्थान पर रहा है, जहां 2015 में महिलाओं के खिलाफ 4,563 अपराध दर्ज किए गए। मुंबई 2008 के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बेंगलुरु 718 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। अगर राज्यों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज होते हैं। 2015 में कुल अपराधों के सबसे ज्यादा 10.9% अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जबकि 10.1 अपराध पश्चिम बंगाल में हुए हैं। 9.5% अपराध महाराष्ट्र में और 8.6% अपराध राजस्थान में दर्ज किए गए। इस तरह महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों के 40% इन 4 राज्यों में ही दर्ज किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कुल अपराध भले ही बाकी राज्यों के मुकाबले कम दर्ज हुए हों, लेकिन अपराध की दर के मामले में दिल्ली देश में सबसे आगे है। 2015 में प्रति 1 लाख महिलाओं की आबादी में उनके खिलाफ अपराध की दर 184.3 रही, जो देश में सबसे ज्यादा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के ये आंकड़े टिप ऑफ द आइसबर्ग माने जाने चाहिए। जिस देश में महिलाओं के खिलाफ 90% अपराध दर्ज ही नहीं होते, वहां महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये असुरक्षा घर के बाहर अनजान लोगों से ही नहीं, घरों के अंदर अपनी जान पहचान और रिश्ते के लोगों से भी होती है। तो ये समस्या लगातार बनी हुई है, लगातार हम बात करते रहे हैं, आज बात करेंगे लेकिन कुछ अलग हिसाब से। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ कमला भसीन हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। बीके गुप्ता हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली के। पुलिस कैसे काम करती है, कितना कर पाती है, वो हमें बताएंगे। हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ रही हैं चारूवाली खन्ना, फॉर्मर पूर्व सदस्य हैं एनसीडब्ल्यू की, नेशनल कमीशन फॉर विमेन के लिए। मुझे लगता है बीके गुप्ता साहब, हमने पहले भी बात की है, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं हम लगातार बात करते रहे हैं। पुलिस शायद अपनी तरफ से कोशिश करती रही होगी। हम देखते हैं कई मामलों में कि पकड़ में लोग आ जाते हैं, और ये भी शायद कुछ हद तक कहना सही है कि हर घर के अंदर पुलिस नहीं झांक सकती है। लेकिन एक साइकी है, एक अपराध की, वो कहीं भी हमें बदलता नहीं दिख रहा। जिस तरह आपने अभी ये बेंगलुरु की घटना और दिल्ली की घटना दिखाई है, और जैसा कि मैंने अक्षय कुमार जो फिल्म स्टार है उनका बहुत ही अच्छा बयान देखा है, तो अब ये घटनाएं पिछले हर साल कुछ ना कुछ, निर्भया कांड हुआ, उसके पहले धौला कुआं रेप केस हुआ, फिर इस तरह की घटनाएं हर जगह होती जा रही हैं। बड़ा ज़रूरी है कि जो भी प्रशासन के लोग हैं, अब ये बहुत हर दफ़े होता है, हर आप मेट्रो में देखेंगे कोई ना कोई मंत्री या कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी बयान देता है, अब हम सीसीटीवी लगाएंगे। भाई कब लगाएंगे? पहले टेररिस्ट स्ट्राइक्स होती रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध होते रहे। कम से कम जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं, जो भी मेन शहर हैं, वहाँ सीसीटीवी नेटवर्क का जाल तो बिछाइए, जिससे कि इस तरह के जो अपराध करने वाले हैं वो थोड़े से भयभीत भी हों, और अगर किसी तरह की घटना हो भी जाती है तो उनको पकड़ने में पुलिस की मदद हो सके। ज़्यादातर सीसीटीवी नेटवर्क आपने देखा है, चाहे वो बेंगलुरु घटना का भी है, वो एक प्राइवेट किसी इंडिविजुअल का अपना लगाया हुआ सीसीटीवी नेटवर्क, सीसीटीवी सिस्टम था। सरकार की तरफ से बहुत ज़रूरी है कि सारे शहरों में, ख़ासतौर से मेट्रो सिटीज़ में, इस तरह का सीसीटीवी सिस्टम लगाया जाए। दूसरा, जो अक्षय कुमार जी ने बात की कि अब बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को भी अपनी खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, और कब तक हम बात करते रहेंगे। उनको भी अपनी सेल्फ डिफेंस की बड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, वो भी सीखनी बहुत जरूरी है। वही हमने देखा है, दिल्ली पुलिस लगातार कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। कमला भसीन जी, आपसे जानना चाहती हूँ, ये कई बार जब शुरू में ये चीज़ें होती थीं तो जो मेट्रो शहरों में होती थीं तो ये लगता था आरोप कि जो माइग्रेंट बाहर से आए हैं, चाहे लेबरर हों, वर्कर हों, इन लोगों का किया हुआ है, हमारे शहर तो बहुत सुरक्षित हैं, और हम लोग, वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं आती थी। जब पहला हेडलाइन भी मैंने देखा बेंगलुरु के मामले में, तो उसमें ये था कि दिल्ली जैसी घटना यहाँ हुई है, यानी दिल्ली जो है इसके लिए नोटोरियस था। लेकिन जब मैं देखती हूँ, ये न सिर्फ बात बेंगलुरु की है, बल्कि मेरे पास पूरी एक फहरिस्त रखी हुई है। वो मुंबई की 2008 की घटना है, ये भी न्यू ईयर ईव के दिन हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया पर हुआ था। उसके बाद असम की एक घटना आपको याद होगी, वहाँ भी हुआ था, इस तरह की घटना हुई थी वहाँ भी। फिर राजस्थान की धौलपुर की एक घटना है। मतलब ये फहरिस्त जो है ये पूरे देश में फैला हुआ है। तो ये सिर्फ एक शहर का, एक मेट्रो का प्रॉब्लम नहीं है, और ना सिर्फ ये किसी अनपढ़
गंवार जैसा कई लोग कहना पसंद करते हैं। ये जो मुखर्जी नगर की घटना हुई है, क्या ये लड़के जो इम्तिहान देने की तैयारी कर रहे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे? कल को हो सकता है वो IAS IPS बनेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पूरे कुएं में जहर फैला हुआ है, पूरा कुआं, और ज्यादातर लोग या CCTV कैमरास की बात कर रहे हैं, या कानून की, या पुलिस की, या लड़कियों को कह रहे हैं क्या करें। मैं पूछती हूँ कि पूरे समाज को आज देखना होगा कि हम किस तरह के लड़के पैदा कर रहे हैं और वो क्यों इस तरह के हैं, बन रहे हैं। लड़कियों को कहते हैं पश्चिमी सभ्यता, तो हमारे लड़के कौन सी सभ्यता फॉलो करते हुए इनका जश्न मनाने का सिर्फ यही तरीका रह गया है कि सड़क पर दूसरी जश्न मनाती हुई अपने देश की दूसरी नागरिक के साथ वो ये करें। ये कहाँ से पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, और इस पर हम किस तरह से इस मानसिकता को हम कैसे बदलें। मैं पिछले 15 साल से मर्दानगी पर और मर्दों और लड़कों के साथ काम कर रही हूँ जी। इस पर एक किताब भी लिखी कि ये कहाँ से आ रहा है। अब 2 साल के बच्चे को हम घर में खेलने के लिए बंदूक पकड़ा देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि 12 साल की उम्र के 90% लड़के आज पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इम्तिहान देने आए हुए लड़के उन लड़कियों के साथ जश्न नहीं मना सकते, उनके ऊपर हिंसा करके जश्न मनाते हैं। कहाँ से ये आई मानसिकता? और मैं ये मानती हूँ कि ये लड़के बिल्कुल ऐसे पैदा नहीं होते, ये कोई जिस्मानी चीज नहीं है। इनको हम लोग अपने घरों में, अपने समाजों में बनाते हैं। और दूसरा प्रश्न मेरा है कि आज भी कैसे चुने हुए नेता हैं जो इन चीजों पे वो बयान देते हैं, जो उनका बड़ा ही अनफॉर्चुनेट नाम है, जानबूझ कर देते हैं कई बार। उनका बड़ा अनफॉर्चुनेट नाम है, उनका नाम है परमेश्वरन। भी बयान आया था कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान था उनका। हाँ, तो ऐसे लोग हम चुनते हैं, वो आते हैं। किस पार्टी ने आज तक इस तरह की बयानबाजी के लिए अपने किसी सांसद को बाहर निकाला हो और कहा हो कि ये पार्टी इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। या कम से कम उनकी ट्रेनिंग करवा दें बेचारों की। उनको अगर नहीं मालूम वो किसी और सदी के, किसी और सभ्यता से आए हैं, तो भाई मैं अपनी सर्विसेज देने को तैयार हूं। मैं उनके साथ बैठकर बिल्कुल उनको थोड़ा सा यहीं पे ये एक चीज जो है, ये सवाल मैं चारू जी आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो कमला जी कह रही हैं और बीके गुप्ता जी बोल रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो CCTV की बात हो या फिर इस तरह से एक समाज को रीमोल्ड करने की बात हो, फिर से बेहतर तरीके से बनाने की बात हो, क्योंकि समाज से ही आ रहे हैं, सभी लोग ये एक ही समाज से आ रहे हैं। जो हमारे वो लोग हैं जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, क्या वो महिलाओं के इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेते? क्योंकि ये वादे होते रहे हैं कि हम इतने कैमरे लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये अभी जो पता चल रहा है मुझे वो ये भी कि 31 तारीख को, ये जानते हुए कि किस तरह का माहौल होता है, भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता है बेंगलुरु में, उस वक्त भी मास लेवल पे ट्रांसफर किए गए पुलिस अधिकारियों के, मतलब टाइमिंग तो गजब थी ये। देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं उसमें बिल्कुल सहमत हूँ कि महिलाओं के मुद्दे नेता, मंत्री, प्रशासन जो चला रहे हैं उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। हाँ। अगर और वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं और जिसे कहते हैं खोखले शब्द कहती है। नहीं, लेकिन वोट मांगने तो आ जाते हैं चारू जी, वोट मांगने तो महिलाओं से भी पहुंच जाते हैं। प्रति संवेदनशील, वही तो मैं कह रही हूँ, अगर सही मायने में वो प्रति संवेदनशील होते हाँ। तो वो 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं पास करते महिलाओं के लिए। और दूसरी बात जो अभी कमला जी ने बड़ी सही कही कि पूरा भार महिलाओं पे डाल रहे हैं। आप रात को मत जाइए, आप सतर्क रहिए, आप सेल्फ डिफेंस करिए। इसका मतलब है कि स्टेट ने अपनी पूरी जो दायित्व है स्टेट का मेरी सुरक्षा के लिए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट कर ली है और कहा है कि आप अपनी सुरक्षा करिए। कल आप कहेंगे कि सेल्फ डिफेंस करिए, किसी को मार दीजिए, गन भी रख लीजिए। ये तो कोई तरीका नहीं है। हाँ। जहां तक बात है, सब लोग ऊपर ऊपर की बात करते हैं, बट ये मानसिकता क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे कल्चर में अभी तक जो पुरुष है वो सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं से को नहीं देखा है।
पब्लिक प्लेस में मिले नहीं है। हाँ। तो जब वो होता है उनकी एक अंदरूनी यूथ की एक क्यूरियोसिटी होती है जो उनको एक खतरनाक व्यवहार की तरफ ले जाती है, तो उनको कैसे समझाया जाएगा? ये तो आपको अपनी शिक्षा में डालना चाहिए ना। 10 साल से मैं ये बात सुन रही हूँ, हर नेता कहता है एक इंसिडेंट के बाद कि मानसिकता बदलनी चाहिए। मानसिकता कोई लड्डू है कि जो बदल जाएगा? आप बच्चों को बचपने से आप संवेदनशील करिए कि वो ऐसी हरकत ना करे। क्या मौज मस्ती का मतलब है महिलाओं को छेड़ना? ये हमारे रोल मॉडल कौन है? हमारे फिल्म स्टार जो ये काम करते हैं, हमारे जो नेता हैं जो बेमतलब के टीका टिप्पणी करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक हमारी जो लॉ है, जिसके आप कानून की बात कर रहे हो, मेरे को बताइए, वो महिलाएं वो आएंगी, बार बार वो टीवी पे आ रही हैं, आप कह रहे हो कि हीनियस क्राइम है एंड विदाउट रीजनेबल डाउट वो पुलिस चार्जशीट बनाएगी, तब तक उनको बेल मिल जाएगी और फिर ये तारीखें लगती रहेंगी। कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आएगा, कभी वकील नहीं आएगा, कभी अक्यूज नहीं आएगा, कभी जज नहीं आएगा, तो कितने साल लगेंगे? तो पूरा बेमतलब है ये सिस्टम। इनफैक्ट जो 1860 की जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी 1816 की, वो अलग माहौल में की थी। वी नीड अ लॉ, जो लॉ हमारा जो अभी कानून है वो प्रेजेंट वर्तमान स्थिति को नहीं एड्रेस कर पा रहा। तो हमें जैसे ये गृह मंत्रालय के पास माधव मेनन कमेटी रिपोर्ट है जो सोशल वेलफेयर क्राइम्स को अलग डील करने के तरीके बताता है, तो वो क्यों नहीं लागू करते? हम बोलते ही रहेंगे कि ये होना चाहिए, टीवी लगना चाहिए, कब लगाओगे? अभी तक दिल्ली में तो लगे नहीं, कितने साल हो गए? निर्भय का जो इंसिडेंट हुआ, कितने साल हो गए? तब भी बातें हुई कि टीवी लगेंगे, बसों में ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना। निर्भया का जो अपना फंड है 1000 करोड़ का, उसमें से एक पैसा नहीं खर्चा। तो मेरे को बताइए आपकी जेन्युइननेस क्या है?